है वक्त हो गया शांत समाचार का और बुलेटिन की शुरुआत उपचुनाव की घोषणा की खबर के साथ। दरअसल एमपी और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों में जो उपचुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया। एमपी में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो बुधनी और विजयपुर सीट पर यहां उपचुनाव होगा। 13 नवंबर को उपचुनाव की तारीख है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 13 नवंबर को ही उपचुनाव होगा। यहां पर रायपुर दक्षिण की सीट पर वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के जो उपचुनाव हैं उनके नतीजे सामने आएंगे, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ। तो आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 3 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले थे उनकी तारीखों का ऐलान हुआ है। तीनों ही सीटों पे दोनों राज्यों में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को एक साथ ही चुनाव के नतीजे आएंगे। एमपी में 2 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। यहां बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होगा। तो वहीं 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं 13 नवंबर को ही रायपुर दक्षिण सीट पर भी वोटिंग होनी है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। उसके बारे में सारी जानकारी भी दी। महाराष्ट्र में भी 20 नवंबर को मतदान होगा और झारखंड में भी मतदान की तारीख का ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखिए तारीखों के ऐलान के साथ 23 नवंबर की तारीख है जब मतगणना होगी। हालांकि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा, 13 और 20 नवंबर को, और झारखंड में भी 23 नवंबर को मतगणना होगी। तो झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के साथ साथ जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं उन सभी राज्यों के उपचुनाव की भी तारीख का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 3 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। तीनों सीटों को लेकर के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 2 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट है और बुधनी सीट है जहां पर वोटिंग होगी। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट है जहां पर वोटिंग होनी है। दोनों ही राज्यों में तीनों ही विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। वहीं 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के उपचुनाव का जो ऐलान है, जो वोटिंग है, वोटिंग के बाद गिनती होगी 23 नवंबर को, और 23 नवंबर को ही तीनों ही विधानसभा सीटों की काउंटिंग के बाद नतीजे आएंगे। और सहयोगी संदीप भमरकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए विधानसभा का ये उपचुनाव और देखिए लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होगा जब उपचुनाव की रण में पार्टियां उतरेंगी, और जो सीटें खाली हुई हैं वहां पर कैसे समीकरण नजर आ रहे हैं और क्या तैयारियां अभी से दिख रही हैं? देखिए, तैयारियां तो दोनों दलों की पहले से ही चल रही है। अहम बात यह है कि ये दोनों सीटें काफ़ी दिलचस्प है, और दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट कही जाती है। यहाँ बुधनी का मतलब शिवराज सिंह चौहान ही माना जाता रहा है। ऐसे ही सेम हालात विजयपुर सीट पर है, श्योपुर जिले की। विजयपुर में रामनिवास रावत कांग्रेस के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो लंबे समय से यहाँ चुनाव जीत रहे थे। एक चुनाव 2 चुनाव वो पिछले किसी वजह से हार भी चुके हैं। यहाँ पर बीजेपी को फतेह हासिल हुई थी, उसकी तात्कालिक वजह है, लेकिन मुख्य चेहरा यहाँ पर रामनिवास रावत ही रहा करता है। तो दोनों ही ऐसे चेहरों वाली सीटें हैं जहाँ पर अब समीकरण थोड़े से बदले हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान बुधनी में अब चेहरा नहीं होंगे, उनकी जगह कोई दूसरा उनका उत्तराधिकारी होगा, वो जो अब बुधनी की पैरवी करेगा विधानसभा में। कि कौन दूसरा नाम हो सकता है, उस नामों पर चर्चा चल रही है। यानी लेकिन होगा जो भी वो शिवराज सिंह चौहान का करीबी होगा। कांग्रेस के सामने यहाँ पर एक जो इसको लूज बॉल मान के देख रही है बुधनी को बीजेपी के तौर पे, वो इसलिए क्योंकि इस बार शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे। उनके उत्तराधिकारी के नाम पे, उनके चेहरे के नाम पे कोई दूसरा शख्स यदि यहाँ चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस लूज बॉल को, जो अब लूज बॉल मिली है, शिवराज सिंह चौहान को नहीं जिताना है यहाँ की जनता को, तो शायद इस लूज बॉल पे एक अच्छा स्कोर कांग्रेस खड़ा कर सके। और इसीलिए कांग्रेस ने यहाँ पर तगड़ी मेहनत करके रखी है। कोशिश इस बात की है कि कोई ज़मीन का कार्यकर्ता यहाँ पर उठाकर बुधनी में उम्मीदवार बनाया जाए, जिसे ये बताया जाए कि यहाँ पर हमेशा दिग्गज चेहरे ही नहीं होती है, कांग्रेस यहाँ पर लोकल लीडर को भी मौका देती है।
विजयपुर में स्थितियां दूसरी तरह की है। बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं कांग्रेस के रामनिवास रावत, और अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ दिलचस्प कहानी है, क्या रामनिवास रावत अपने चेहरे को भुना पाएंगे? तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी तैयारियां तो पहले कर रखी थी, केवल इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। लेकिन अब जो मुश्किलात होने वाली हैं खासतौर पर बीजेपी को, कि अभी तक यहाँ पर खुलकर दोनों ही फील्ड पर बैटिंग किया करती थी बीजेपी, सरकार के जरिए, अफसरों के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए बड़ी मेहनत किया करती थी और सरकार को पूरी सरकार का एक फल भी मिलता था। लेकिन अब बीजेपी के सामने आचार संहिता की एक दीवार खड़ी हो गई है। अब बीजेपी को यहाँ पर सदे हुए कदमों में ऐसे काम करने होंगे जो चुनावी क्षेत्र में एक आम राजनीतिक दल को करना होता है, और शायद कांग्रेस को इसी मौके की तलाश थी और कांग्रेस इसीलिए इसको मौके के तौर पर देख रही है। तो देखना होगा कि कहां कोई स्कोप निकल पाता है कि नहीं कांग्रेस के लिए इन दोनों सीटों पर। लेकिन रायपुर दक्षिण सीट की अगर बात कर ले, हमारे साथ अंकुश भी मेरे साथ रायपुर से जुड़ गया, उनके पास चलते हैं। अंकुश, रायपुर दक्षिण सीट भी देखिए, आप यहां पर तो एक तरीके से कोई दूसरा चेहरा ही नजर नहीं आता था, लेकिन अब जब ये सीट खाली है तो कांग्रेस को यहां अपने लिए कोई स्कोप नजर आ रहा है, या फिर यही लग रहा है कि नहीं ठीक है ये सीट बीजेपी के ही पाले में जा सकती है और बीजेपी ये जीती हुई सीट मान के चल रही है? देखिए, जिस तरीके से आपने सवाल किया कि कांग्रेस को क्या कोई स्कोप नज़र आ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि स्कोप नज़र तभी से आना शुरू हो गया था कांग्रेस पार्टी को जब ब्रजमोहन अग्रवाल, जो 8 बार इस सीट से जीतते हुए आए हैं, अब तक कांग्रेस के लिए ये अभेद किला रहा है। अब तक किसी भी कैंडिडेट के सामने, या यूँ कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी जितने भी कैंडिडेट यहाँ इस सीट से उतारी है, सारे के सारे कैंडिडेट हार चुके हैं। बीजेपी से ब्रजमोहन अग्रवाल, जो छत्तीसगढ़ सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके हैं और 8वीं बार जीत कर आए थे, और इस बार अब लोकसभा में उनको भेजा गया है, तो 8 बार यानी 40 सालों से बीजेपी का गढ़ है ये सीट। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा मौका है कि इस बार ब्रजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट नहीं होंगे। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है। दूसरी अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगातार ये सीट कांग्रेस पार्टी हारती आई है, और इस बार भी जो कैंडिडेट होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार में है। सरकार में रहते हुए बीजेपी की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि जो सीट 8 बार से ब्रजमोहन अग्रवाल जीतते आए हैं, वो 9वीं बार क्या बीजेपी यहाँ से जीत हासिल कर पाएगी? क्या कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो ब्रजमोहन अग्रवाल की तरह ही यहां से चुनाव जीतेगा? देखिए, राजनीति में बहुत सारी बातें जो हैं वो मायने रखती हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल पर्टिकुलरली अगर अब आपने खुद के लिए वोट मांगने गए हैं तो 8 बार उनको जीत मिली है, लेकिन क्या अगर वो किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए वोट मांगने जाएंगे तो क्या दूसरा कैंडिडेट वहां से विजयी हो पाएगा उस क्षेत्र की? जो ये देखना होगा। लेकिन अंकुश, इसमें एक स्कोप की जो आप बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ठीक है ब्रजमोहन अग्रवाल अगर नहीं है तो कांग्रेस को अगर एक उम्मीद नजर आएगी भी तो वो किस कैंडिडेट पर भरोसा जताएगी? कौन सा ऐसा वो कैंडिडेट होगा जो वो इस स्कोप में अपना कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन कर ले? और वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रजमोहन अग्रवाल भले ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो जाकर के जनता से के सामने तो बात करेंगे ही, वो अपने नाम पर ही वोट मांगेंगे और बताएंगे कि चलिए आपने मुझे हर बार जिताया और अब मैं देखिए केंद्र में हूं, तो अब जो है उसी तरीके का आशीर्वाद इस कैंडिडेट को भी दीजिए। तो बीजेपी किस कैंडिडेट को उतारेगी वो भी एक सवाल है, और क्या ब्रजमोहन अग्रवाल की अपील अब अभी भी वैसे ही काम करेगी, ये भी सवाल है। देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के जो वोटर्स हैं वो सामान्य वर्ग से ज़्यादा आते हैं, यानी जातिगत फैक्टर अगर देखा जाए तो ब्रजमोहन अग्रवाल सामान्य वर्ग से आने वाले नेता हैं और लगातार वो 8 बार से वहां पर जीतते आए हैं। तो ऐसे में इस फैक्टर को भी दोनों ही राजनीतिक दल बड़ी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखेंगे। बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, बीजेपी भी अगर वहाँ से किसी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारेगी तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर सामान्य वर्ग का कैंडिडेट उतारने की कोशिश होगी। कांग्रेस पार्टी भी कुछ इसी तरीके का कदम उठाती
नजर आएगी। हम अगर बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने 2-3 बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है या फिर सामान्य वर्ग के ही किसी और कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस खेमे से खबरें ये हैं कि पूर्व मेयर और वर्तमान के जो रायपुर नगर निगम में सभापति हैं प्रमोद दुबे, उनके नामों पर चर्चा बहुत तेज चल रही है। तो अभी तो आकलन है, अभी देखना होगा कि आखिरी में चेहरा कौन होता है। लेकिन संदीप, जल्दी से आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, बुधनी की अगर बात कर लें तो बुधनी हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है। शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, प्रदेश के मुखिया रहे हैं, लेकिन अब उनके उत्तराधिकारी के तौर पर किसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है? और जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान जिसे चाहेंगे उसे ही उतारा जाएगा। वहीं रावत साहब तो खुद ही मैदान में होंगे, तो क्या ये